अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि मुल्क में आइन में दिए गए वक्त के मुताबिक इंतखाबात के इनेकाद के लिए वकला कैसे सरगर्म हो गए हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल के ज़ेर एहतमाम वकला कन्वेंशन के बाद चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि पाकिस्तान में आइनी बहरान है और असम्बलियाँ तहलील होने के बावजूद 90 रोज़ में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नजर नहीं आ रहा। उनका मजीद कहना था कि सदर पाकिस्तान अपना आइनी किरदार अदा करें और इंतखाबात की तारीख दें। पाकिस्तान बार कौंसिल और इस इजलास के तमाम शुरका इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि 9 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल होगी। सदर पाकिस्तान अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए आर्टिकल 48 सब क्लास 5 के तहत इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, जो कि 90 दिन के अंदर अंदर आर्टिकल 224 के तहत बनती है। ना तो उन्हें किसी से मशावरत करने की ज़रूरत है और ना ही किसी और से लीगल एडवाइस लेने की ज़रूरत है। नाज़रीन, एक तरफ वकला ने तहरीक का ऐलान किया है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने मेरे कप्तान की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा है कि मेरी रिटायरमेंट करीब है और रिटायरमेंट से कबल केस का शॉर्ट और स्वीट फैसला सुनाएंगे। मेरे कप्तान के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को बताया कि तरामीम के बाद बहुत से ज़ेर इल्तवा मुकदमात को वापस कर दिया गया है। बेंच के मोअज़्ज़ज़ रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ज़ेर इल्तवा तहकीकात और इंक्वायरियां तरामीम के बाद सर्द खाने की नजर हो चुकी हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर अदालत को कानून में सुकून मिल जाए तो क्या पार्लियामेंट को वापस भेजें। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालत खुद भी कानून देख सकती है। अगर बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं, ये बता दें कि नैब तरामीम से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि पब्लिक प्रॉपर्टी में करप्शन से मुल्क के हर शहरी का बुनियादी हक मुतासिर होता है। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अदालती हुक्म के बावजूद आज भी रिहाई मुमकिन ना हो सकी। इसके साथ साथ परवेज इलाही को आज एक खुफिया FIR के अंदर दोबारा भी गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के ऊपर हम 10 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने 13 माह से जारी नैब तरमीमी बिल केस पर फैसला महफूज कर लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट यह बिल पार्लियामेंट को वापस भेजती है या कलअदम करार देती है तो क्या इस बिल से फायदा उठाने वाली शख्सियात के मुकदमा दोबारा खुल जाएंगे। सवाल नंबर 2, आज दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने अहम पॉइंट की जानिब निशानदेही की। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पार्लियामेंट की कानून साजी को छेड़ने का इख्तियार है। अगर कोई कानून आइन से मुतसादिम है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को नोटिस नहीं लेना चाहिए। सवाल नंबर 3, नैब बिल में शामिल की गई एक अहम तरमीम के मुताबिक यह एक्ट कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 के तहत शुरू होने और उसके बाद से नाफिज समझा जाएगा। ऐसी सूरत हाल में नैब ऑर्डिनेंस के तहत दी गई सजाओं और प्ली बार्गेनिंग के तहत बरामद की गई रकम की क्या कानूनी हैसियत होगी। सवाल नंबर 4, लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही को आज अदालत में पेश करने का हुक्म दिया, लेकिन उन्हें पेश नहीं किया गया। परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया गया, उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। कौन है जो कानून की अमलदारी को चैलेंज कर रहा है। सवाल नंबर 5, जज की अहलिया ने बच्ची पर तशद्दुद किया, उनकी जमानत हो गई। क्या वजह है कि 9 मई के बाद गिरफ्तार तहरीक इंसाफ की खवातीन की 117 दिन गुजरने के बावजूद जमानत मंजूर नहीं हो रही। सवाल नंबर 6, पाकिस्तान बार कौंसिल ने 9 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है। यह हड़ताल किसके खिलाफ होगी, क्या इसके अगराज व मकासद वाज़ेह हैं। सवाल नंबर 7, रवा माह 7 दिनों के दौरान 2 हड़तालें, पहले से मुआशी मसाइल से नबर्द आजमा मुल्क क्या इन हड़तालों का मुतहम्मिल हो सकता है। सवाल नंबर 8, पाकिस्तान बार कौंसिल भी इलेक्शन 90 रोज में कराना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी यही मुतालबा है, तो 2 वकला तंजीमें अलग अलग कन्वेंशन मुनक्किद क्यों कर रही हैं। सवाल नंबर 9, माजी में एक वकला तहरीक चली जो कामयाबी से हमकिनार हुई, अब नई वकला तहरीक शुरू होने वाली है, इसकी कामयाबी का इम्कान कितना है। सवाल नंबर 10, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मान रही हैं कि आइन के तहत सदर इलेक्शन की तारीख दें। इलेक्शन शेड्यूल कम अज कम 54 दिन का होना चाहिए। इस लिहाज से सदर के पास सिर्फ 1 हफ्ता बाकी बचा है। क्या वजह है कि सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने में ताखीर कर रहे हैं और क्या तमाम सियासी जमातें सदर के इस इख्तियार को तस्लीम कर लेंगी। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज 3 ऐसे मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं जिनका ताल्लुक कानून के शोबे से ही है। मुस्लिम लीग नून के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल और कानूनदान अताउल्लाह तारड़ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के मेंबर और कानूनदान शेर अफजल मरवत साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और सहाफ़ी, एंकर पर्सन और कानूनदान तज्जियाकार मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तारड़ साहब, मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ सर, ये पाकिस्तान बार कौंसिल ने बड़ा ऐलान कर दिया है और ये एहतजाज की तरफ अब जाने लगी है, तो मुस्लिम लीग नून का तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें फर्क नहीं पड़ता 90 दिन में इलेक्शन हो या ना हो। सर, अगर ये वकला तहरीक शुरू होगी तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है।
बहुत शुक्रिया जी। देखिए, बिल्कुल मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है पाकिस्तान बार काउंसिल और हारून साहब भी और पूरी बॉडी। हमारा बिल्कुल उनके साथ एक सियासी हमांगी भी है, बार पॉलिटिक्स भी हमारी इकट्ठी है, मगर हम ये बिल्कुल एक हक रखते हैं कि कुछ मामलात में उनसे डिफ़र कर सकें, और मैं करूँगा कि जहाँ पे 90 दिन का जिक्र है और 90 दिन में इलेक्शन ना कराने की पेनल्टी कोई नहीं है, उसके साथ साथ जब आप बात करते हैं इलेक्शन एक्ट की तो उसके अंदर डिलिमिटेशंस की भी एक पाबंदी है। उसके अंदर बाकायदा इलेक्शन कमीशन को भी ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट को अनाउंस करे। तो बसद एहतराम पाकिस्तान बार काउंसिल ने एक ऐलान किया है 90 दिन का, मगर मेरा इससे इख्तलाफ है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं ये समझता हूँ कि जब स्टेट का 40 अरब रुपया लगा है, स्टेट का टाइम और एफर्ट लगा है, और वो टाइम और एफर्ट लगने के बाद डिलिमिटेशंस होनी है, नए अजला बने हैं, बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ बड़े प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल हाफिजाबाद का ज़िला, वहाँ एक सीट है पूरे ज़िले के अंदर और वो 200 किलोमीटर के स्पैन के ऊपर एक ही सीट है। तो क्या ये किसी वोटर का हक नहीं है कि वहाँ पे वो किसी दूसरी सीट पे वोट डाल सके, या वहाँ के शहरियों को 2 सीटें मैसर हों? पिछली दफ़ा 20,000 आबादी की वजह से वो एक सीट रह गई थी। बलूचिस्तान में इस तरह के मसाइल हैं, नए ज़िले आपने बनाए हैं, तो ये अनॉमलीज जब तक ठीक नहीं होगी साफ शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं है। तो मैं तो ये बड़ी वसूख से कह सकता हूँ कि फरवरी में इलेक्शन होगा, मगर उससे पहले क्योंकि मरदमशुमारी आपने की है और वो एक आइनी बॉडी है मुश्तरका मफादात काउंसिल जिसने ये मरदमशुमारी की है, इसलिए ये भी आइन और कानून का तकाजा है कि हल्का बंदियां पूरी की जाएं। जब वो हो जाएंगी तो फरवरी में इलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा इत्तेफाक नहीं है हारून साहब से और पाकिस्तान बार काउंसिल। मुनीब साहब, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, ये जो कुछ भी होने जा रहा है, पाकिस्तान बार काउंसिल एक नई तहरीक का आगाज करने जा रही है, इससे कितना को फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में? इससे प्रेशर डेवलप होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे या निगरान हुकूमत के ऊपर? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, जो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से कहा गया है, देखिए हमारे मुल्क में जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है या जो उसकी कॉम्पोजिशन है, उस पर तो खैर एक उसमें रहा है, उसके अंदर भी थोड़ी सी आप समझें एक डिवीजन है। डिवीजन पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर भी है, लेकिन अगर पूरी तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान बार काउंसिल की एक बड़ी वैल्यू है, और अगर वो ये कह रहे हैं कि हम इस हवाले से कुछ तहरीक चलाना चाहते हैं तो तहरीक वो बेशक चला लें, लेकिन हम खुद को डिवोर्स नहीं कर सकते फ्रॉम द ग्राउंड रियलिटी जो इस वक्त हमारे मुल्क में है। और वो मेरे ख्याल में मुझे, आपको, अता तारड़ साहब को और मरवत साहब, हम सबको पता है वो ग्राउंड रियलिटीज क्या है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो पोजीशन पीडीएम की जमातें ले रही हैं और जो मुस्लिम लीग नून ले रही है, जिस तरह अताउल्लाह तारड़ साहब भी अभी फरमा रहे थे, मेरा नुक्ता नज़र उससे फ़र्क है। मेरे नज़दीक जो इस वक्त हालात हैं उसके अंदर ये कहना कि ठीक है, ये बिल्कुल एक आईनी जिम्मेदारी है कि डिलिमिटेशन होनी है, सब कुछ होनी है, और जो एक मसला अभी तक पेंडिंग है वो ये कि सदर जो है वो ये समझते हैं कि जी इंतखाबात की तारीख मैं दे सकता हूँ। सदर इंतखाबात की तारीख इस मामले में, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और सदर का इस मामले में मेरे नुक्ते नज़र के मुताबिक वो एक डिस्टिंक्टिव राइट है, वो दे सकते हैं। हाँ, जो सदर नहीं कर सकते वो मैं आपके सामने अर्ज कर सकता हूँ कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी ये कह दिया है, शेड्यूल जारी हुआ है कि हम डिलिमिटेशन कर रहे हैं, तो डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को सदर रोक नहीं सकते, क्योंकि वो एक एक्सरसाइज है और वो मैंडेटरी है कि जब आपके मुल्क में कोई भी सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाएगी जहां पर सेंसस होगा, तो सेंसस के बाद अगर डिलिमिटेशन की जरूरत है तो वो एम्बिट है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और इलेक्शन कमीशन में वो करना है। लेकिन मुल्क के अंदर मुझे लगता है कि वो हर चीज बड़ी कंफ्यूज हो गई है और मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी पावर्स एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में एक तहरीक का चल जाना, इफ्तिखार चौधरी साहब की जो वकला मूवमेंट थी वो और थी, यहाँ इलेक्शन 90 दिन में कराने की जो मूवमेंट है ये हो बेशक स्टार्ट कर दें, लेकिन ये मुझे फ्रैंकली होते हुए नजर नहीं आ रहे, और ना होंगे ये इलेक्शन वही जनवरी में या फरवरी के अंदर होंगे। ठीक, मरवत साहब, ये पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से जो है वो एहतजाज का ऐलान कर दिया गया, लेकिन तारड़ साहब भी ये फरमा रहे थे और मुनीब साहब ये कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटी है। इस एहतजाज से किसी को फोर्स किस तरह करेंगे आप? इलेक्शन कमीशन को किस तरह फोर्स करेंगे कि वो 90 दिन में इलेक्शन करवा ले? जाहिर बात है वो एक डीलिमिटेशन का सिलसिला अब स्टार्ट हुआ है, हल्का बंदियों का, वो होगा तो फिर आगे कहानी चलेगी ना। गुजारिश ये है कि ये एक रीजन है 90 दिन में इलेक्शन कराने का, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। जो पाकिस्तान बार काउंसिल
और जिसके बाद पहले मरहले पे जो सबसे अहम तहरीक की तरफ का रवैया वो पेशावर में वकला कन्वेंशन है जो इसी नेक्स्ट वीक में हो रहा है, और इसके बाद अला तरतीब बहुत बड़े बड़े शहरों में कन्वेंशन होने जा रहे हैं। इसके लिए बुनियादी रीजन ये है कि वकला ये समझ रहे हैं कि पीडीएम हुकूमत और बदस्तूर उनकी जो प्राक्सी हुकूमत है जो मौजूदा निगरान की शक्ल में बैठी है वो अदालतों के अहकामात की पामाली कर रही है और अदालतों की भी तवकीरी हो रही है। रूल ऑफ लॉ जो है वो मुल्क से गायब किया जा चुका है और इंसानी बुनियादी हकूक जो है उनकी पामाली ने वकला को अब इस अमर पे मजबूर कर दिया है कि रूल ऑफ लॉ को एजर्ट करने के लिए वो सड़कों पे निकल आए। अच्छा, नहीं लेकिन फिर इसका मतलब है ये आपकी जो तहरीक ये जो भी शुरू होने जा रही है ये 90 दिन के इलेक्शंस के ऊपर सिर्फ स्पेसिफाइड नहीं है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर भी, इंसानी हकूक की पामाली के हवाले से भी कंसर्न है। जी बिल्कुल, बेसिकली टोटल रूल ऑफ लॉ के लिए है जिसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना जो है ये पहला मुतालिबा है। लेकिन इस हवाले से जो पेशावर में कन्वेंशन हो रहा है वो इसके खतोखाल वजह करेंगे कि ये जो तहरीक उठेगी ये चलाई जाएगी उस तहरीक के क्या क्या आदाफ होंगे। लेकिन मैं आपसे दोबारा मैं मरवत साहब यही पूछूंगा, क्या ये पॉसिबल लगता है आपको, अभी भी लगता है कि 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं मौजूदा सूरत हाल के साथ? देखिए, अगर कानून है और आइन की हुक्मरानी है, आर्टिकल 224 जो है बिला शक व शुबा 90 दिन की मियाद फराहम करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई के फैसले में भी इसका अयादा किया और जब नजरसानी की दरखास्त खारिज की तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि 90 दिन से कोई किसी हालत में परहेज मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा ये जो इलेक्शन कमीशन का जो सेक्शन 77 और 78 की बातें हो रही है वो आइन के ताबे हैं और सदर पाकिस्तान का जो इख्तियार 48(5) के तहत है वो एक सबऑर्डिनेट ला उसको ओवरराइड नहीं कर सकती है। ठीक है, ठीक है। तारड़ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की बात हो रही है सर, परवेज इलाही साहब के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट बहुत गुस्से में है। जिस तरीके से अहकामात उनकी जानिब से दिए गए, पुलिस को कहा गया कि इनको घर तक छोड़ना है, वहां से इस्लामाबाद पुलिस उठा के ले गई, उसके बाद वहां पे इस्लामाबाद के अंदर भी एमपीओ के तहत उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई। 4 महीने से वैसे ही वो ना कोई बयानबाजी कर रहे हैं ना कोई बात कर रहे हैं उनकी, और उसके बाद आज जब एमपीओ को क्लियर कर दिया गया, एमपीओ के तहत गिरफ्तारी को भी हटा दिया गया इस्लामाबाद की कोर्ट की जानिब से, तो आज एक खुफिया केस के अंदर उनकी दोबारा गिरफ्तारी डाल दी गई। ये खुफिया एफआईआरों के जरिए और ये जिस किस्म की कार्रवाइयां हो रही हैं, दिस इज ब्रिंगिंग अ वेरी बैड नेम केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए भी और आप लोगों के लिए भी कि ये सब कुछ जो है वो इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े लोगों के साथ किया जा रहा है। देखिए, बात बड़ी सिंपल है। हमारे साथ जो कुछ हुआ कतई नजर इस बात से कि किसी पे मंशियात डाल दी गई, किसी का पंखा बंद कर दिया, किसी का हीटर बंद कर दिया, किसी की बहन को चांद रात को गिरफ्तार कर लिया, किसी की बेटी को बाप के सामने अजियत सिर्फ बाप को देने के लिए गिरफ्तार कर लिया, झूठे केस बनाए गए, एक के बाद एक बनाए गए, तब तक कोई क़यामत नहीं आई। तब किसी जस्टिस अमजद रफ़ीक का ज़मीर नहीं जागा, तब किसी जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ के कान पे जूं नहीं रेंगी, तब किसी जस्टिस बंदयाल को ये ख्याल नहीं आया कि हम इसका नोटिस लें। 3-3 साल लोगों ने कैद काटी है। मंसूर साहब, आहा चीमा के बच्चों से जाके पूछें, उसके 5 साल के बेटे से जाके पूछे कि उनके बाप का क्या कसूर था। मेरा कि उस 3 साल की तो सजा लोगों को हो जाती है। मैं आ रहा हूं, मैं तमहीद बांधने देना, मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं। तारड़ साहब, मैं आपसे इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि एवरी टाइम आई आस्क दिस क्वेश्चन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से हर दफा मुस्लिम लीग नून की जानिब से यही कहा जाता है कि देखें हमारे साथ क्या हुआ था, देखें हमारे साथ क्या। यू एक्चुअली जस्टिफाई दिस, आप ये कहते हैं कि देखिए हमारे साथ गलत हुआ इसलिए इनके साथ भी नॉट जस्टिफाइंग इट। जी देखिए ना, ये आपका आर्गुमेंट है ना, मेरा नहीं है। मेरा आर्गुमेंट ये है कि जब ये हो रहा था पूरा जुडिशियल सिस्टम इन कलूजन हमारे खिलाफ खड़ा था। ठीक, हमारे खिलाफ हमारी रिटर्न ही लगती थी। 3 साल बता देना, आहा चीमा 3 साल कैद क्यों ना, 3 साल तो लोगों को सजा होती है। बिलाल की दवाई की शेख अजमत सईद ने 3 साल क्यों उसकी बेल नहीं लगाई? लोगों की बेलें सुप्रीम कोर्ट तक कैंसिल होती थी, लोगों के घरों में सफे मातम बिछ जाती थी, किसी की वालदा की मैयत पड़ी होती थी, कहते थे नहीं जिरा करो। तो आज पूरा जुडिशियल सिस्टम हरकत में क्यों आ गया है? आज अमजद रफीक साहब क्यों रो रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ओहो बड़ा जुल्म हो गया 70 साल के आदमी के साथ? आज मिर्जा वकास रऊफ क्यों कंटेम्प्ट के नोटिस इशू कर रहे हैं? मेरा कहना यह है कि जिन्होंने 9 मई के हमले किए, हमारी दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया, जिन्होंने
ये परवेज इलाही साहब, खुदा की पनाह मंसूर साहब, सिर्फ लाहौर के मास्टर प्लान में जहां आपके और मेरे बच्चों ने कल को सांस लेना है, इन्होंने ग्रीन एरियाज खत्म करके ब्राउन एरिया बनाए, सिर्फ इसलिए कि इनके बेटे मोहम्मद सलाई को अरबों रुपए करप्शन में कमीशन आ रहा था कि लाहौर के एरियाज को आप ब्राउन कर दें, हाउसिंग सोसाइटियां बना दें। लाहौर के अंदर शेखुपुरे का एक चंक डाल के कहा गया कि नहीं, लाहौर का ग्रीन एरिया बहुत ज्यादा है, ब्राउन इंक्रीज कर दें। उस 120 अरब रुपए की करप्शन का हिसाब परवेज इलाही साहब ने नहीं देना। ठीक, जो इन्होंने पेपर स्कीम्स बनाई जिसमें इन्होंने कमीशंस लिए, उसका हिसाब इन्होंने नहीं देना। Allegedly. इन पे इतने केसेस हैं, Allegedly, जब कोर्ट बुला के कहती है कि घर भी छोड़ के आओ, घर भी छोड़ के आओ, और घर छोड़ने के अलावा वो कहती है बाहिफाजत घर छोड़ें और केसेस भी ना बनाएं। यानी परवेज इलाही निकल के कल किसी को कत्ल कर दे तो उस पे केस ना बनाया जाए। नहीं तो तारड़ साहब, ये जुडिशियल एक्टिविज्म साहब जागा हुआ है ना। सारी बातों के साथ यू स्टिल जस्टिफाई ये खुफिया एफआईआरों के जरिए लोगों की गिरफ्तारियां इस तरह हो, ये ठीक है? एज अ लॉयर आई एम आस्किंग यू। नहीं, ये खुफिया एफआईआर नहीं होगी। जो भी एफआईआर होगी सामने आ जाएगी, आपके सामने भी आ जाएगी, मेरे सामने भी आ जाएगी। परवेज इलाही साहब के जराइम की फहरिस्त इतनी लंबी है कि आपका शो खत्म हो जाएगा, वो फहरिस्त खत्म नहीं होगी। 4 महीने इन्होंने लूट पार का वो बाजार गर्म किया है कि पंजाब और पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये तारीखी मुजरिम है बाप बेटा। अच्छा चलें, मुनीफ फारूक साहब, ये सर यही आर्गूमेंट तो मेरे ख्याल में आपने सुना, आपके शो में भी मुझे पता है यही आर्गूमेंट दिया जाता है नून लीग की जाने से कि साढ़े नाल ए होया सी, आहत चीमा साहब का जिक्र होता है, बाकी भी चीज़ों मतलब मरियम नवाज को जिस तरह गिरफ्तार किया गया नवाज शरीफ साहब के सामने, और जिस तरह उनके कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया, जाहिर बात है ये चीज़ें इसलिए भी बताई जाती हैं कि देखें इसको भी नोटिस करें कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो अब ये जो कुछ हो रहा है ये कोई बड़ा नहीं है। और वैसे इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड करना चाहूँगा कि परवेज इलाही साहब के हवाले से ठीक है, अदलिया बहुत मुतहरिक है, सब कुछ है, लेकिन बाकी जो लोग लापता हो जाते हैं या पता नहीं कितने कितने महीनों, आप तो लॉयर हैं, आप मुझसे भी बेहतर जानते हैं कि उनकी जमानतें नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे एकदम जो पहिया जितनी तेजी से चलता है, अल्लाह करे बाकी पाकिस्तानियों के लिए भी चले। ये दोनों में से किस आर्गूमेंट का वेट ज्यादा महसूस करते हैं? आपके ख्याल में ज्यादा वेट उसके अंदर मौजूद है मुनीफ साहब? देखिए, दोनों को जरा सेपरेटली मंसूर साहब मैं चाहूंगा अगर आप इजाजत लें तो हम उसको डील कर लेते हैं। पहली बात देखिए, जो मेरे भाई अताउल्लाह तारड़ साहब इस वक्त फरमा रहे हैं, देखिए मुझे तो ना ये ऐसे होता है ना, कुछ चीजें आपको माजी में ले जाती हैं, को करती हैं कि यार ये तो इसी तरह, जिस तरह मैं बसद एहतराम जिस तरह बावाज़े बुलंद अताउल्लाह तारड़ साहब गुनाहों की और करप्शन की और मामलात की फहरिस्त गिनवा रहे हैं परवेज इलाही साहब और उनके साहबजादे की, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और दीगर उनके सियासी जो अकाबरीन थे वो गिनवाया करते थे जी कि शहबाज शरीफ साहब ने साफ पानी ये कर दिया जी, 56 कंपनियों में ये कर दिया जी, आहत चीमा ने ये कर दिया, फवाद हसन फवाद ने ये कर दिया, लोगों के नाम लेके और पता नहीं क्या, और हमजा शहबाज ने मनी लॉन्ड्रिंग कर दी जी, और टीटी का कर दिया और फलान कर दिया। आप ये देखें कि एट द एंड ऑफ द डे जब उन मुकदमों को मेरिट के ऊपर जज किया गया, मुझे नहीं पता कि ये मुकदमात मेरिट के ऊपर कितने दुरुस्त हैं। परवेज इलाही साहब के जो इल्जामात हैं मुझे नहीं पता, जारी बात है मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं देखी, मुझे नहीं पता। हाँ, यहाँ जो मोहम्मद खान भट्टी साहब का किरदार है वो बहुत से प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, और उनकी तो स्टेटमेंट्स हैं और उनके जो बयानात है उससे पता लगता है कि वो कितने ज्यादा एंट्रेंच्ड थे बहुत से मामलात के अंदर। लेकिन इल्जामात बाय एंड लार्ज पहले भी सियासी जमातों पर लगे, शहबाज शरीफ साहब पर लगे, उनके साहबजादे पर लगे, उनके पूरी फैमिली पर लगे, उनके दामाद पर लगे। इशू सिर्फ ये आ जाता है कि अगर तो नतीजा वही निकलना है जो उन केसेस का निकला है, तो फिर तो हम 100% उसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि वी आर बैक टू स्क्वायर वन, और ये भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं ज्यादातर, और इनका नतीजा कोई नहीं निकलेगा और ये केसेस आखिर में दाखिल दफ्तर होंगे। ठीक, अगर तो हमारे मुल्क में इंडिपेंडेंट हो जुडिशरी और इंडिपेंडेंट हो प्रोसिक्यूशन, तो फिर पता भी चले कि मामलात कहाँ जाते हैं। यहाँ पर देखिए शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, हमजा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जितने भी और बाकी सब केसेस थे कहाँ गए? सब फारग हो गए, एक्विटल्स हो गए। अब उनके अंदर सब्सटेंस था। हमजा शहबाज शरीफ साहब का केस देख लें, उनके सब भाई का केस देख लें, बहुत सी जगह पर गलत प्रोसिक्यूशन है, बहुत सी जगहों पर लैक ऑफ एविडेंस है, बहुत से इश्यूज हैं। तो अगर तो इन केसेस के अंदर भी ये होना है तो फिर तो आई एम सॉरी, मुझे लग रहा है कि वही स्क्रिप्ट दोहराया जा रहा है जो पहले था। दूसरी बात ये है कि जो वाकई मैं ये कहूंगा कि हमारे मुल्क में जो ताकतवर लोग हैं, जैसे अब चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, वो उनको एक सहूलत बिल्कुल लाहौर हाई कोर्ट से मैसर थी, और क्रेडिबिलिटी हमारी अदलिया की ओवरऑल बड़ी कॉम्प्रोमाइज हुई है। जब आपके मुल्क के चीफ जस्टिस जनाब इज्जत माम उमर अता बंदियाल साहब गुड टू सी यू जस्टिस इंट्रोड्यूस कर दें,
और शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर्स के बारे में वो गुफ्तगू फरमाना शुरू भाई यार, कर दें। वो और फिर जब वो चीफ जस्टिस कहते हैं, मैं सबको ही कहता हूँ भाई, मेरे एक छेड़ ही बना लिए सबने। नहीं, वो बिल्कुल कहें कि वो सबको कहते हैं। मैं उनको बड़ी अच्छी तरह, मैं पुराना मैं बहुत, जब वो वकील थे मैं उस आपको वक्त कहा कभी? जी वो सारे नु कहते हैं, लेकिन मैंने पहली दफा देखा है कि वो वकालत जज के ओहदे पर होते हैं ना, तो मैंने पहली दफा देखा है कि चीफ जस्टिस वकालत भी शुरू कर दे उसी एग्जिस्टिंग बेंच के अंदर। ये मैंने पहली दफा देखा है। अच्छा। यानी जो पिछले साल 25 मई को वो जो इस्लामाबाद आना था, पूरे जहान को पता है, आपको मुझे करीब व्हाट्सएप के ऊपर 7 पेजों का ऑर्डर है, तो हमें मुझे मतलब मैं तो कानून पढ़ा हुआ है, किसी को भी यार ऑपरेटिव पार्ट पढ़ो क्या लिखा हुआ है जज ने, एंड में क्या डायरेक्शंस दी। सारों को पता लग गया कि इमरान खान साहब को कहा गया है कि आ जाओ पर उधर नहीं आना डी चौक। सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं पता लगा कि मैंने डी चौक नहीं आना। जब कंटेम्प्ट मूव हुई या कहा गया अदालत से कि जनाब आपका हुक्म था, ये देखें ये यहाँ के इन्होंने ये क्या किया, और फिर रियासत को भी ब्लो बैक भी आया, तो उन्होंने कहा मुमकिन है उन्हें ऑर्डर ना मिला हो, मुमकिन है उनको सही तरह ना पहुंचाओ। भाई 7100 बंदा उनके साथ था और उनको ऑर्डर ना मिला हो। जब जज साहिबान ये काम शुरू कर दें बसद एहतराम, तो फिर वो जज ही नहीं कर रहे होते, वो कुछ और कर रहे होते, फिर वो और ही मामला चल रहे होते। लिहाजा मैंने दोनों चीजें आपके सामने एवेल्युएट कर दी हैं। मेरा अपना ओपिनियन है, कोई भी इससे डिसएग्री कर सकता है। मरवत साहब, मुझे सुन सकते हैं? मरवत साहब जी हैं साहब? जी मरवत साहब, ये सर, ये परवेज इलाही साहब के हवाले से दोबारा आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तारड़ साहब कहते हैं हमारे साथ जो कुछ हुआ भूल जाते हैं आप लोग, क्या क्या किया हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ, उठा के 3-3 साल के लिए बंद कर दिया। तो जरा सा थोड़ा सा पेज क्या टाइट हुआ, आप लोग परेशान हो गए? देखिए, तारड़ साहब को भी बखूबी इल्म है और पीडीएम को भी मुकम्मल पता है कि जो इनके साथ हुआ वो भी इन्हीं लोगों ने किया था जो आज परवेज इलाही के साथ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर रहे हैं। वो पीटीआई ने नहीं किया था? नहीं, पीटीआई जो इनको इल्म है कि वो सारा किया धरा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की हिमा पे हो रहा था। इनके दरवाजे किसने तोड़े थे कराची में? अच्छा। पुलिस तो नहीं गई थी। तो लिहाजा रेंजर जो है वो कौन सी वफाकी हुकूमत की हिमा पे ऐसे अमल का इर्तिकाब करती है? देखिए, ये जो परवेज इलाही के साथ हुआ, बेसिकली परवेज इलाही के साथ नहीं हो रहा है, ये पूरे अदालती निजाम का मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 माह से 5 माह से तो मरवत साहब एक काम करते हैं ना, मैं कथा कलामी की माजरत, आज आप तहरीक इंसाफ के वकील हैं, कोर कमेटी का हिस्सा हैं, चलें यहीं से फिर आगाज कर लें कि जनाब नून लीग के साथ जो कुछ हुआ, जिसने भी किया बहुत गलत किया और हम सिंपथाइज करते हैं इनके साथ। मैं तो बार बार कह चुका हूँ। अच्छा। जो भी गैर कानूनी काम नून के साथ हुआ है वो काबिल मजम्मत है। मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़ना गैर कानूनी था? मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़ना गैर कानूनी और शर्मनाक था। मरियम नवाज को नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार करना गैर कानूनी था? गैर कानूनी था। राना सनाउल्लाह को गलत केस में मुलव्विस करना इंतहाई शर्मनाक था। ये तो मैं कब बार बार कहता हूं। आहत चीमा को 3 साल के लिए बंद करना, जमानत न होने देना गैर कानूनी था? जमानत करना या न करना अदालतों का काम है। गलत केस बनाना जो भी बनाता है, देखिए ये सारा काम जो हो रहा था ये नून को इस चीज पे मजबूर करने के लिए किया जा रहा था कि वो एक्सटेंशन में जो है इनके साथ राजी हो जाए, और वही हुआ। ये लोग जो है ब्लैकमेल हो गए और उन्होंने एक्सटेंशन के लिए एग्री कर दिया। अच्छा, तो आप लोगों के साथ अगर ये सब कुछ हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, ये भी बताइए। हमारे साथ इसलिए हो रहा है कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने जब ये तमाम मुआहदात लिए थे और ये अहदाफ दिए थे एस्टेब्लिशमेंट को कि जी आपने पीटीआई का शिराजा बिखेरना है, आपने जो है इलेक्शन में जो है पीटीआई को इस काबिल नहीं छोड़ना है, यही हो रहा है। ये कोई लेकिन मरवत साहब मुझे गाइड कीजिएगा, आप फरमा रहे हैं कि नून लीग को ये उसकी आर्म ट्विस्टिंग इसलिए हो रही थी कि एक्सटेंशन चाहिए थी, तो कुछ चाहिए था ना, कोई चीज चाहिए थी, इन्होंने आप कह रहे आपके मुताबिक इन्होंने दे दी, अब आप लोगों से भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा ना, तो वो तो बताइए चाहिए क्या? हमसे तो नहीं चाहिए था, जिनको चाहिए था उनको इन्होंने दे दिया और अब उसके बदले में जो है हमारे साथ ये हो रहा है। तो वो इमरान खान साहब जब कहते हैं कि तमाम जमातों से इदारों से बातचीत करें तो उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट तो जल्द ही नजर आता है कि
वो अब इनको भी टिकाने लगाएगी। अच्छा। हालात तो कुछ यूं बता रहे हैं कि जब मईशत पे भी इन लोगों की आंखें हैं कि मईशत भी हमने सुधारनी है, स्मगलिंग भी हमने रोकनी है, तमाम मामलात जो हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो हक हुक्मरानी मुकम्मल लेना चाहती है। नाज़रीन, सवालात का सिलसिला जारी है। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तारड़ साहब, वैसे कल नदीम मलिक साहब ने एक्चुअली ये रिपोर्ट किया अपने प्रोग्राम में कि जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की बिजनेसमैन कम्युनिटी से, तो वहाँ पे ये कहा गया है कि तीनों जमातों के अंदर करप्ट अनासर मौजूद हैं। और ये मरवत साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो और आपका एक बयान जो मैंने सुना, ज़रा उसकी भी वजाहत कर दीजिएगा। आपने फरमाया कि जनाब इलेक्शन अगर फरवरी तक भी ना हुए तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े होंगे एहतजाज करने के लिए। मैं वो वैसे मंजर विजुलाइज कर रहा था कि तारड़ साहब इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं और एक ही तस्वीर खिंच रही है। क्या मंजर होगा, मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे। आखिरी दफा आपको इमरान खान साहब के साथ अदालत के अंदर देखा था किसी एहतजाज में। आप खान साहब के साथ कौन गिरेगा, इमरान खान साहब? सर मैं मुनीब भाई, मैं और आप गश खाएंगे सबसे पहले तो, लेकिन मैं तारड़ साहब को चाहूंगा जरा इसके बारे में बताएं सर। वो मेरा एक स्टेटमेंट को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। अच्छा। अजराहे मजाक एक बात हुई। अच्छा। वो सहाफ़ी जिसने वो रिपोर्ट किया एयर वाई के उल्फत मुगल साहब है, मेरी खासी बेतकल्फी है। अच्छा। और मैं रिपोर्टर्स के साथ बड़ा हंसी मजाक रखता हूँ। हमारा मतलब 15-20 साल से ताल्लुक होता है लोगों के साथ आपका। तो उन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बड़ी खबर बना के उसको लगा दिया। मैंने कतन ये नहीं कहा था कि हम और इमरान खान एक ही ट्रक पे खड़े होकर एहतजाज करेंगे। तो एक उन्होंने क्वेश्चन किया जिसके जवाब में मैंने कहा तहरीक इंसाफ भी एहतजाज कर रही है। तो उन्होंने इस बात से जोड़ दिया। तो मेरा कतन ये मकसद नहीं था। दूसरी बात देखिए, अगर तो बिजनेस कम्युनिटी से इंटरेक्शन में ये बात हुई है कि हर पार्टी में करप्ट लोग मौजूद हैं, तो उसके लिए एक इदारा ISPR मौजूद है उसकी वजाहत करने के लिए। अब मैं क्या उस पर कॉमेंट करूँ कि वो बात हुई ना हुई कि नहीं की। सर मैं आई एम नोबडी टू कॉमेंट ना जी। एक आर्मी चीफ से एक बयान मंसूब किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि हर पार्टी में करप्ट लोग मौजूद हैं, तो मैं क्या उस पर कमेंट करूंगा? ISPR है उनका स्पोक्स पर्सन, वो कमेंट करे कि वो बयान दिया कि नहीं दिया। आई हैव नथिंग टू से अबाउट दैट। नहीं मतलब हाउ कैन यू फ्लैटली, अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ दिस कंट्री इज एक्चुअली रिपोर्टिंग दिस, और मतलब वेरी क्रेडिबल जर्नलिस्ट, मतलब कोई आई एम श्योर इट्स नॉट एनी अदर टॉम डिक एंड हैरी, नदीम मलिक साहब हैं जो ये कर रहे हैं। तो you don't think it is true या you're waiting for more evidence for that? नहीं देखिए, मैं वसूख से नहीं कह सकता ये बात हुई कि नहीं हुई। अगर हुई है तो कोई ना कोई इसका स्याको सबाक होगा। अच्छा। अब मैं बगैर डिटेल्स के कोई यहाँ पे कमेंट कर दूं, मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं। ये मुनासिब, आप कॉशियस रहना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मरवत साहब के साथ आप एग्री करेंगे, उन्होंने कंडेम किया, उन्होंने कहा गैर कानूनी था। जिन गिरफ्तारियों का आपने जिक्र किया, he is today showing that courage कि वो उसको गैर कानूनी कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब, मरियम नवाज साहब के साथ जो कुछ बड़ा, मैं तो पहले ही मरवत साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और एक कायल हूँ इनकी बहादुरी का, दिलेरी का भी। और ये साफ को हैं, ये बिल्कुल गलत बयानी से काम ही लेते हैं। तो मैं तो अप्रिशिएट करूंगा जो उन्होंने यहाँ पे स्टांस लिया। मगर तब इनके लीडर्स ही आके डिफेंड करते थे। तब इन्हीं की पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो कहते थे कि शायद खाकान अब्बासी को मैंने बंद कर दिया, राना सनाउल्लाह को मुझों से पकड़ के मैंने जेल में डाल दिया। तो कौलो फेल में तजाद जरूर है। अगर ये इल्जाम एस्टेब्लिशमेंट पे धर रहे हैं तो इमरान खान साहब ने एक अरेस्ट को खुद ऑन किया है। इमरान खान साहब ने पब्लिक स्टेटमेंट्स दी हैं इन अरेस्ट के पीछे, इन केसेस के पीछे। तो जो पूरी मशीनरी ऑपरेट हो रही थी उसको ड्राइव तो इमरान खान साहब कर रहे थे, चाहे उसके पीछे फैज साहब थे, मगर मेन ड्राइवर उसके इमरान खान साहब थे। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इनकी पार्टी के चेयरमैन ने उसको ओन किया हुआ, जिसको ये डिनाई कर रहे हैं। अब ये मुनीब साहब, ये जो बयान है जो मंसूब हो रहा है, ऑब्वियसली मैं खैर नदीम मलिक साहब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, लेकिन ये जो गुफ्तगू है दिस इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज। अगर तो आर्मी चीफ की ये सोच है या वो समझते हैं कि ऐसे करप्ट अनासिर, और मैं आई वांट टू कनेक्ट दिस विद ये जो नैब के हवाले से, नैब तरमीम के हवाले से फैसला महफूज हुआ है और जिस तरह के रिमार्क्स बेंच की जानिब से आए हैं,
ज़्यादातर तज्जियाकारों का ये कहना है कि लगता है ये उड़ जाएंगी। तो अगर ये उड़ गई और नैब अपनी पुरानी हालत में दोबारा एक्टिवेट हो गया, डू यू सी कि आने वाले दिनों के अंदर, महीनों के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक्चुअली प्रॉब्लमैटिक सूरत हाल बन सकती है? मंसूर साहब देखिए, पहली तो मैंने एक जिस तरह नदीम मलिक साहब ने किया था, और आपने दुरुस्त कहा, वो पाकिस्तान के बड़े सीजन्ड और बड़े पढ़े लिखे और बड़े क्रेडिबल शख्सियत हैं, बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं। मैंने इसको खुद भी वेरीफाई करने की कोशिश की दो तीन सोर्सेज से, जो कि मेरा आप सबका काम, ये प्रैक्टिस यही होती है। मैंने जो उसमें चेक किया है, बेसिकली मुझे अल्फाज पर कोट किए गए, वो अल्फाज ये थे कि आर्मी चीफ ने उसमें फरमाया कि जी सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, हर जगह पर अच्छे बुरे लोग होते हैं। इसी तरह अगर बिजनेस कम्युनिटी में अच्छे बुरे लोग हैं, तो इसी तरह हर सियासी जमात के अंदर भी अच्छे बुरे लोग हैं। कुछ लोग कॉम्पिटेंट होंगे, कुछ लोग इनकॉम्पिटेंट होंगे, कुछ लोग ऑनेस्ट होंगे, कुछ लोग डिसऑनेस्ट होंगे। ठीक है, इस पैराए में गुफ्तगू की गई है। उन्होंने कोई ब्लैंकेट बात नहीं की। ये मैंने जिस तरह मैंने दोबारा कहूंगा आपको, यू कैन वेल रियलाइज कि हमने बैसियत साहब मैंने क्या एक्सरसाइज की होगी, 2-3 जगह से कंफर्म। तो दीज वर द एक्चुअल, हाँ, तो ये वर्ड्स उन्होंने कहा जाता है कि ये लफ्ज हैं, और बिल्कुल ये फजूल बात है जो कि बताई जा रही है कि जी नहीं जी, उन्होंने कहा जी सारी सियासी जमातें करप्ट हैं। उन्होंने कहा जी इसको जरा कॉमन सेंस के तौर पे भी आप इसको एवेल्युएट करें कि आर्मी चीफ, इस वक्त मुल्क में एक निगरान हुकूमत है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दी इलेक्शंस तो होने हैं, तो इलेक्शंस की तरफ हमने जा रहे हैं। एक केयर टेकर डिस्पेंसेशन है, आर्मी चीफ बिजनेसमैन को बुलाकर और वहां पर बिठाकर उन्हें ये कह रहे हैं कि सारी सियासी जमातें करप्ट हैं, तो वो मैसेज क्या बाहर भेजेंगे? इतना कोई इतनी क्लियर किस्म की मिस्टेक तो नहीं हो सकती ना, या इतनी कोई फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड तो नहीं हो सकता कि वो डिसेंसी भी चली जाए और हर चीज चला जाए और सारों को एक की ब्रश से पेंट कर दिया जाए। तो फिर मेरे लिए भी ये शॉकिंग था। तो फिर मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स कोट किए गए कि नहीं जी ये कहा गया है, और ऐसी कोई बात नहीं की सारे सियासतदान करप्ट हैं या सारी सियासी जमातें करप्ट। मैं इस पे जरा मुनीब साहब एक और आपसे कमेंट लेना चाहूँगा, बिकॉज हम नैब तरमीम के हवाले से बात कर रहे थे। चीफ जस्टिस के अब आखिरी गालबन 10 दिन बस और रह गए हैं, और कहा जा रहा है बहुत बड़े बड़े फैसले जो हैं वो आने वाले हैं। एतजाज साहब ने तो एक्चुअली डिमांड भी किया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कि जी करते जाइएगा ये सारे बड़े फैसले। यू थिंक कि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती हैं, या आपके ख्याल में 16 के बाद रिव्यूज़ का सिलसिला स्टार्ट होगा और जो कुछ जिस तरह चल रहा है वो अनवाइंड होना शुरू होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये नैब वाला तो जो शॉर्ट एंड स्वीट ऑर्डर है, ये तो आ जाएगा, इन ऑल प्रोबेबिलिटी ये तो स्ट्राइक डाउन हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि ये पार्लियामान का बनाया हुआ कानून है। यहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तक चैलेंज हो गई थी, जो थी 18वीं तरमीम, और उस वक्त बड़ी खुसूसी मेहरबानी थी हमारे मुस्लिम लीग नून के दोस्तों की। इन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब की मोहब्बत में ये तक करवा दिया कि मुझे तो वो याद आता है ना, तो मुझे कई दफा मैं कहता हूँ कि शायद इनको एहसास नहीं था। इन्होंने मुझे तो मियां नवाज शरीफ साहब ने फरमाया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने अदलिया के अंदर तैनातियां करनी है तो अदलिया से पूछें उन्होंने कैसे तैनातियां करवानी है, वो जो तरीका बताते हैं उसके तहत कर ले। तो फिर उसी के नतीजे में रेफर बैक हुई और फिर 19वीं तरमीम हुई और अपने लगाए हुए पौधे हैं, फिर माशाल्लाह बढ़ के अब वो पौधों से ज्यादा खारदार तारें बन गई हैं। बहरहाल मैं इधर सिर्फ ये कहूंगा कि हमारे मुल्क में कोई पहला दफा तो है नहीं कि कोई अदालती कोई पार्लियामान का बनाया हुआ कानून स्ट्राइक डाउन होगा। यहाँ आज जो रिमार्क्स आए उनसे तो मैं यही कंक्लूड करता हूँ कि ये स्ट्राइक डाउन होंगी, और अगर स्ट्राइक डाउन होंगी तो नेचुरल बात है कि जो केसेस पेंडिंग थे या वापस चले गए, वो ऑब्वियसली जहां वो थे वो अपनी जगह पर वापस आ जाएंगे। कोई पेंडिंग इंक्वायरी थी वो पेंडिंग होगी, कोई पेंडिंग ट्रायल था तो वो पेंडिंग हो जाएगा, कुछ वो मामला उसी तरह चलेंगे। नेचुरली उनकी स्पीड या उनकी जो डायरेक्शन है वो उस तरह नहीं होगी, लेकिन चीजें वापस मरवत साहब से मरवत साहब, अगर ये ऐसा होता है जिस तरह मुनीब साहब ये फरमा रहे हैं, अगर ये स्ट्राइक डाउन हो जाती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी चंद लोगों ने इन नैब तरामीम का सहारा लिया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर कोई एतराज तो नहीं होगा? बेशक अगर वो केसेस रीएक्टिवेट हो जाएं, खासतौर पे खान साहब को भी नैब के हवाले से अगर गिरफ्तार किया जाता तोशाखाना केस के अंदर, तो उनके लिए भी फिर आगे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, 90 दिन की गिरफ्तारी की तरफ जा सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई के लिए तो पहले से ही इन्होंने कानून अमेंड कर दिया, पर्सन स्पेसिफिक। पीडीएम ने अपने दौरे हुकूमत में ऑर्डिनेंस जारी करवा दिया जब संजरानी साहब जो हैं एक्टिंग सदर थे और अलवी साहब हज पे गए थे। अगर ये स्ट्राइक डाउन हो जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुद इस केस में पिटिशनर हैं।
वो तो गए इसीलिए हैं कि ये इसको अंडू कर दें। ठीक है। तो इसके नतीजे में सबसे ज्यादा मसले मसाइल जो हैं वो तो PMLN और बिलखसूस शरीफ फैमिली के लिए पैदा होंगे। इन्होंने 11 केसेस जो हैं, जो लिस्ट फराम की गई, 11 केसेस इस खानदान ने इन लॉ से मुस्तफीद होकर खत्म कराए। और इन टोटल जो रेफरेंसेस वापस गए हैं 376 रेफरेंसेस गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, टाइम की कमी की वजह से शेर अफजल मरवत साहब आपका, ताउला तारड़ साहब आपका, मुनीफ फारूक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।